हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यूपी डीएलएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके जो ब्रादन सीरीज़ में जो प्रश्न दिए हुए हैं तो मैं उनको आपको इजी शब्दों में आपको बताऊंगी। ये बुक बहुत ही अच्छी है और इसमें बहुत ही ईजिली सब कुछ एक्सप्लेन है, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगी। तो सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न से शुरू करते हैं, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू करने से हमारे जो अति लघु हैं वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। तो जो प्रश्न नंबर 1 है, सप्त सैंधव नदियों के नाम लिखिए। तो जो सप्त सैंधव यानी कि सप्त सैंधव दो शब्दों से मिलकर बना है, सप्त प्लस सैंधव। तो सप्त का मतलब होता है 7 और सैंधव का मतलब यहाँ पे सिंधु नदी से है। तो सिंधु नदी आप जानते हो अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में भी थी। तो इसकी 7 सहायक नदियां हैं, इसकी वजह से इसको सप्त सैंधव कहा जाता है। तो ये जो इनके नाम दिए हुए हैं, ये जो यहाँ पे इनके नाम दिए हुए हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज तथा सरस्वती, तो ये सारे नाम आपको याद कर लेने हैं। और इसको मैं एक ट्रिक से याद करी हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। वो ट्रिक अगर आपको अच्छी लगे तो आप उससे याद कर सकते हैं। तो ट्रिक है, मैंने यहाँ पे कुछ लेटर्स लिए हैं, SJCRB, तो मैंने इसको 3 पेयर में किया है और ये 2-2 के पेयर हैं। तो आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं, SJCRB, तो यहाँ पे S से है सिंधु, J से है झेलम, C से है चेनाब, R से है रावी, B से है ब्यास, S से है सतलज और S से है सरस्वती। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है, सौर मंडल या सौर परिवार किसे कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग को डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आप मान लीजिए कि ये सूर्य है, ये हो गया सूर्य, और इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके आसपास कई सारे ग्रह, मतलब जो 8 ग्रह जो हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आती है हमारी पृथ्वी, और फिर आती है मंगल, फिर आता है बृहस्पति। ये सब आप याद कर लेना, ये सारे ग्रहों के नाम। फिर शनि, अरुण और वरुण। तो ये 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं सूर्य में गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण। तो ये जो पूरा समूह है इसी को सौर मंडल बोलते हैं। ये सारे ग्रहों, पिंडों, उल्का पिंड, ये सभी के समूह को बोलते हैं सौर मंडल। ये देखिए यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, तो आप लोग इसके नाम को याद कर लीजिएगा, सारे ग्रहों के नाम बुध से लेकर के वरुण तक। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, 4 वेदों के नाम लिखिए तथा ऋग्वेद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो ये 2024 में क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जो लोग भी इतिहास पढ़े हैं तो उन लोग को मालूम है कि सबसे पहले हम लोग जो इतिहास में है ना, वो उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं मानव का विकास। तो मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं मानव का विकास, फिर उसके बाद पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और फिर उसके बाद पढ़ते हैं वैदिक काल। तो ये जो क्रम है इससे हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं इतिहास, मतलब सबसे पहले पढ़ते हैं मानव का विकास और फिर उसके बाद पढ़ते हैं सिंधु घाटी और फिर वैदिक काल। तो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये वेद की बात करते हैं, तो वैदिक काल में 4 वेद हम लोगों के 4 वेद, तो वो 4 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 108 सूक्त, 1028 श्लोक और 10,600 मंत्र हैं। तो ये इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद में अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण और देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है तथा इसका पाठ करने वालों को होत्र या होता कहा गया है। तो ये आप लिख लीजिएगा। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, नदियों के किनारे सभ्यताओं के विकास होने के क्या कारण थे। ये भी 2024 में आ चुका है। तो इसके बहुत सारे कारण थे। उनमें सबसे पहला ये कारण था कि नदियों के द्वारा पानी मिलने से कृषि को बढ़ावा मिला तथा आवश्यकता के अनुरूप फसल की प्राप्ति हो सकी। मतलब यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जो नदियों के द्वारा पानी प्राप्त होता था उससे जो कृषि की जितनी भी ज़रूरतें थी वो सारी पूरी हो जाती थी। नदियों के किनारे की मिट्टी उपजाऊ होती थी। मिट्टी के उर्वर होने से फसल की पैदावार अच्छी होती थी। जाहिर सी बात है कि नदियों के किनारे की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है। नदियों में कृषि का लाभ होने के अतिरिक्त मछली पकड़ना तथा पानी पीने के लिए आने वाले जानवरों के शिकार करने में भी आसानी रहती थी। नदियों से लोगों के आवागमन तथा माल को लाने ले जाने का कार्य सुगमता से होता था। नदियों के किनारे आवास बनाने के लिए भी भूमि उपलब्ध थी। तो हम लोग मेनली देखते हैं कि ज़्यादातर जो सभ्यताएं रहती हैं वो हमेशा नदियों के किनारे डेवलप होती हैं, क्योंकि वो एक प्रॉपर जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है अपनी डेली जो उसकी बेसिक नीड है उसको पूरा करने के लिए। तो वहाँ पे पानी, फ्रेश हवा, सब कुछ वहाँ पे उनको मिल जाता था। इसलिए यही मुख्य कारण था। उनको उपजाऊ मिट्टी उधर मिल जाती थी जिसकी वजह से उन लोगों को कृषि करने में आसानी होती थी, जिससे उनका जीवन यापन होता था। तो यही सब कारण था जिसकी वजह से ज़्यादातर जो सभ्यताएं विकसित हुई वो नदी के किनारे विकसित हुई। तो अगला क्वेश्चन है यातायात के 2 नियम बताइए अथवा यातायात के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं। तो आजकल आप जानते हैं कि सड़कों पर कितनी दुर्घटना हो रही है, जिसकी वजह से यातायात के नियमों का पालन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो सबसे पहला हमारा यातायात का नियम है, आप सब जानते हैं कि जो हम लोगों को हमेशा सड़क के बाईं ओर चलें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमेशा सड़क की बाईं ओर चलें। और आप कोशिश करें कि इसमें ना एक डायग्राम भी बना दी। तो हम लोग को मालूम होता है कि ये ट्रैफिक सिग्नल पे ये 3 लाइटें लगी रहती हैं। तो यहाँ पे होती है सबसे पहले लाल लाइट, देन फिर होती है पीली लाइट एंड देन फिर होती है हरी लाइट। तो लाल लाइट का मतलब होता है, आप लोग को मालूम ही होगा, लाल लाइट का मतलब होता है रुक जाना, पीली का मतलब वेट करना और हरी का मतलब होता है चलना। तो ये आप डायग्राम उसमें बना सकते हैं। यातायात के नियमों के पालन करने में ये डायग्राम आप बना सकते हैं। फिर यहाँ पे अगला दिया हुआ, सड़क पर यातायात नियंत्रण हेतु लगी हरी, पीली व लाल बत्तियों का मैंने अभी आपको बताया है। सड़क तभी पार करो जब हरी बत्ती जल जाए। जहाँ तक हो सके उसी स्थान पर से पार करो जहाँ सड़क पर पद यात्रियों हो तो ज़ेब्रा के निशान हो। मतलब कि जहाँ पर ज़ेब्रा लाइंस बने हों आप वहीं से सड़क को क्रॉस करें। जहाँ सड़क के दोनों ओर पथिक पथ, फुटपाथ बने हैं, पैदल चलते समय उन्हीं का प्रयोग करें। ये आप सबको मालूम है, फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए पैदल चलने के लिए। सड़क पर यदि लाल बत्ती नहीं लगी है और यातायात पुलिस कर्मचारी निर्देश कर रहा है तो उसके निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो अगर इन केस सड़क पर लाल बत्ती नहीं लगी हुई है तो जो ट्रैफिक ऑफिसर रहता है उसकी निर्देशों का पालन करना चाहिए। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, भारत देश के कोई 5 पड़ोसी देशों के नाम व उनकी राजधानी का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 5 देशों के नाम लिखे हुए हैं, उनकी राजधानी भी लिखी हुई है। तो आप लोग इसको एज इट इज़ उतार लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि आप लोग टीचिंग का पेपर देते वक्त जो यूपी टेट का पेपर रहता है उसके लिए आप लोग मानचित्र बनाना सीख लीजिए, क्योंकि जो भारत का पॉलिटिकल मानचित्र है उसको बनाना आपको आना चाहिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो अगला क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो जैसे मैंने आपको पढ़ाया तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और मैं पूरा राजन सीरीज़ ऐसे ही आपको ईजी तरीके से समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी। तो अब अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।